दोस्तों, न्यूज़पेपर सोशल मीडिया में पेटीएम काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है और आरबीआई ने पेटीएम की कुछ सेवाओं को लेकर इस पर रिस्ट्रिक्शन भी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। आरबीआई ने गाइडलाइन भी जारी की है कि 29 फरवरी से पेटीएम बैन हो जाएगा। अब यह सवाल उठता है कि पेटीएम बैन होगा या नहीं, क्या यह अपनी सर्विस कंटिन्यू देता रहेगा या नहीं। अब यह डिस्प्यूट भी नज़र आता है कि क्या पेटीएम यूजर पेटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन कर पाएंगे या नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह जानने का प्रयास करेंगे आखिर पेटीएम क्यों बैन हो रहा है या इसके शेयरों में कंटिन्यू क्यों गिरावट आ रही है। अब हम स्लाइड के माध्यम से इन सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पेटीएम की हिस्ट्री को जानते हैं। पेटीएम को 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा 197 कम्युनिकेशन के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। बताते चलें, विजय शेखर शर्मा यूपी के अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये एक ऐसी कंपनी बनाने के इच्छुक थे जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित कर सके। विजय शेखर शर्मा ने ईयर 2000 में वन नेशन कम्युनिकेशन कंपनी को स्थापित किया और इसी के अंडर वर्ष 2010 में पेटीएम को भी लाया गया। स्टार्टिंग में विजय शेखर शर्मा के द्वारा पेटीएम में $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया और धीरे धीरे यह कंपनी अपना एक्सपेंशन करने लगी। यह कंपनी प्रारंभ में प्रीपेड और पोस्टपेड डिश रिचार्ज जैसी फैसिलिटी ही उपलब्ध कराती थी। बाद में यह कंपनी डेटा कार्ड, पोस्टपेड, लैंडलाइन बिल जैसी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने लगी। इसके बाद 2010 में पेटीएम वॉलेट भी लॉन्च किया गया। ये वही दौर था जब सेंटर में सत्ता परिवर्तन हुआ और नई गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव पर वर्क कर रही थी। इसी के अंडर पेटीएम जैसी फैसिलिटी का भी एक्सपांसन होना स्वाभाविक था और इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार इजाफा होता चला गया। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती चली गई कि इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज भी इसमें इन्वेस्ट करने की इच्छुक हुई। अलीबाबा और रतन टाटा जैसी कंपनियां भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने लगी। ईयर 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इंडिया गवर्नमेंट का यह इनिशिएटिव पेटीएम के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव रहा, क्योंकि बैंकों के सामने लंबी लाइन में शामिल होना आम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना काफ़ी आसान था। इसका कारण यह हुआ कि पेटीएम यूजर की संख्या कंटिन्यू बढ़ती चली गई। पेटीएम ने डिमोनेटाइजेशन इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाते हुए पेटीएम के लोगो पर पीएम की पिक्चर को भी लगा दिया। इससे भी पेटीएम के उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। साथ ही अपोजिशन के द्वारा पेटीएम पर भी पार्लियामेंट में टिप्पणी की गई कि पेटीएम को डिमोनेटाइजेशन के बारे में पहले ही पता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब पेटीएम 2015 में पेटीएम पेमेंट बैंक जैसी फैसिलिटी को लाया गया तो इसी वर्ष 2015 में आरबीआई ने भी इसे अप्रूवल दे दिया और इसका इतना अधिक एक्सपेंशन हुआ कि लगातार इसके यूजरों में इजाफा तो हुआ ही हुआ। अदर फिनटेक प्लेटफॉर्म भी उभरकर सामने आने लगे। हालांकि केवाईसी की 2018 में कुछ दिक्कतें भी पेटीएम के सामने आई, लेकिन वह धीरे धीरे इनसे भी उभर गया और 2022 में आरबीआई ने पेटीएम सेवाओं में कुछ गड़बड़ियां भी देखी, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक कंटिन्यू ग्रोथ करता रहा। ये वही दौर था जब डिजिटल बैंकिंग में नए नए प्लेयर उभर कर सामने आए। यूपीआई फैसिलिटी के माध्यम से बैंकों को आपस में कनेक्ट करना आसान कर चुके थे, लेकिन पेटीएम यूपीआई जैसी फैसिलिटी को नहीं लागू कर पाया। लेकिन बाद में पेटीएम ने भी यूपीआई जैसी फैसिलिटी को अपना लिया, लेकिन यूजर उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए जिस तरह पेटीएम से स्टार्टिंग में कनेक्ट हुए थे। ये दौर भी कहीं न कहीं पेटीएम के फेल डाउन होने का भी एक मेजर रीज़न है, क्योंकि एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को लागू करने से बैंक टू बैंक पेमेंट करना आसान हो गया था। इसी समय वर्ष 2021 में पेटीएम के द्वारा आईपीओ भी लाए गए जो कि हाई वैल्यूएबल थे, यानी एक शेयर का प्राइस 2150 रुपये था और इन आईपीओ की वैल्यू $20 बिलियन थी। लेकिन पेटीएम को
शेयर मार्केट से $1.8 बिलियन अमाउंट की ही प्राप्ति हो पाई। कहीं ना कहीं ये हाई वैल्यूएबल आईपीओ ने शेयर मार्केट में पेटीएम की वैल्यू को काफ़ी डाउन करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया। आइए अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पेटीएम क्यों फेल हुआ। पेटीएम द्वारा वर्ष 2021 में $20 बिलियन का ये जो आईपीओ लाया गया था शेयर मार्केट में, इनकी इंडियन रूपी में वैल्यू 1.4 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि पेटीएम का रेवेन्यू 3300 करोड़ रुपए के आसपास था। और शेयर मार्केट में पेटीएम द्वारा एक शेयर का जो प्राइस रखा गया था, उस पर इन्वेस्टर को प्रॉफिट देने के लिए कंपनी को कम से कम 400% रिटर्न देना हो जो कि पेटीएम के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट में $20 बिलियन का आईपीओ वो कंपनियां जारी करती हैं जिनका रेवेन्यू पेटीएम के रेवेन्यू से लगभग 9 गुना अधिक हो, जो कि पेटीएम के लिए काफ़ी मुश्किल था। और दूसरी बात, इसका न तो कोई सॉलिड बिजनेस है और ना ही सॉलिड सपोर्ट है, और इसके बाद भी प्लानिंग लेस एक्सपर्टीज देखी जाती हैं। पेटीएम भले ही हर सेक्टर में एंटर भले ही कर गया है, लेकिन एक्सपर्टीज़ का काफ़ी अभाव होने के कारण रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाता। साथ ही पेटीएम के द्वारा मल्टी फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यह मोबाइल बैंकिंग, डिश रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जैसी फैसिलिटी भी इसी में शामिल कर ली, जिससे यूज़र जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग में है कि आखिर किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। इसलिए यूज़रों का इससे जुड़ना काफ़ी मुश्किल था। यूज़र ऐसी फैसिलिटी चाहते थे जो सिर्फ एक ही फैसिलिटी उपलब्ध कराए बट सफिशिएंट हो। इसलिए ये रीज़न भी कहीं ना कहीं पेटीएम के फील डाउन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। तीसरे कारण पर बात करें तो वर्ष 2021 में आरबीआई ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अकाउंट एग्रेटर नेटवर्क के माध्यम से वास यूजर डेटा भी छीन लिया। मैं बताता चलूँ, वास यूजर डेटा वह फैसिलिटी है जिसके माध्यम से भारत के फाइनेंशियल स्टार्टअप एक दूसरे के डेटा का उपयोग कर सकते हैं, परंतु आरबीआई के इस कदम ने पेटीएम के रेवेन्यू जनरेट करने का एक सोर्स भी छीन लिया। इन सब के कारण पेटीएम के रेवेन्यू में कंटिन्यू कमी आती चली गई और प्रेजेंट में शेयर मार्केट में भी पेटीएम के शेयर की वैल्यू गिरती चली गई, जिससे पेटीएम फेल्ड होता दिखा। आइए अब कंक्लूजन पर बात करते हैं। यदि आप एक फाइनेंशियल स्टार्टअप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना ज़रूरी है और मल्टी सर्विसेज के बजाय एक ही सर्विस को प्रोवाइड कराएं, बट सफिशिएंट होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप ऐसी क्रिएटिव इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।